ये सब क्या हो गया? मैं बैंक करपट कैसे? ये सब किसने किया? क्या ये सब उस लक्ष्य ने किया? पर मुझे तो लगा वो कोई मामूली आदमी है, पर उसने तो मुझे डुबा दिया। आखिर वो है क्या? अंगद अब बर्बाद हो चुका था। वो बस चिल्ला और शोक मना सकता था, उसके अलावा उसके पास अब कोई चारा ही नहीं था। उसने लक्ष्य सिंघानिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जिसका अंजाम शायद उसे पता नहीं था। पाखी को भी इस बारे में पता चल चुका था। उसके मन में अब लक्ष्य के प्रति गुस्सा और भर गया था। लक्ष्य सिंघानिया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे जैसे भी मैं तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। ये कहकर शैतानी हंसी हंसने लगती है। मेहरा मेंशन। पापा जी। पाली जमीन से मुश्किल से उठते हुए कहती है, हाय मैं मर गया, मेरी कमर। नाना जी उसे देख भड़कते हुए कहते हैं, क्या की रही हो तुम? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया तुम्हारे ऊपर जो तुम अपने भारी भरकम शरीर से दुनिया उठाने चली हो? पाली को नाना जी बातों से गुस्सा आ रहा था। बुढ़े, एक बार जायदाद मेरे नाम हो जाए उसके बाद तो मैं तुझे अपना नौकर बनाऊंगी। अब क्या वही खड़े रहोगी या कुछ बोलोगी भी? नहीं नहीं पापा जी, वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो अजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और हमारे पास पैसे नहीं है इलाज के लिए। पापा जी प्लीज हेल्प कर दीजिए। नाना जी भले भी इन लोगों को पसंद नहीं करते, पर ये लोग उनके परिवार में रहते थे। नाना जी चाहकर भी किसी मरने वाले को अनदेखा नहीं कर सकते थे, चाहे वो उनका दुश्मन हो क्यों ना हो। उनका मानना था दुनिया में जो कुछ होता है ईश्वर की दया से होता है। अगर उन्हें सजा मिलेगी तो भी वो ऊपर वाला ही देगा, वो स्वयं नहीं। तुम उसके पास वापस जाओ, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। पाली तो खुश हो चुकी थी, उसका नाटक जो सफल हो चुका था। सिंघानिया विला। सभी अपने घर पहुंच चुके थे और अपने रूम में थे। सौम्या तो बेड को देखते हैं, और मेरा बेड, मैं अभी आ रही हूं तुम्हारे पास। इतना कहकर वो दौड़ लगा देती है और कूदकर बेड पर बैठ सो जाती है, क्योंकि उसे काफी नींद आ रही थी। रोहन जब अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। ये लड़की, इसे मैनर बिल्कुल भी नहीं है, कैसे उटपटांग तरीके से सो रही है, बंदरिया कहीं की। ये कहकर अपना सर लाचारी में हिला देता है और वॉशरूम चले जाता है। अदिति वॉशरूम गई हुई थी और बाहर दोनों बाप बेटे एक दूसरे को घूर रहे थे। तुम्हें समझ आई ना मेरी बात? नो डैड, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप मुझे ऐसे कैसे मम्मा से अलग कर सकते हैं? मैं नहीं जाऊंगा अपने रूम। लक्ष्य भी आदि को घूरते हुए कहता है, मुझे लगा किसी ने मुझसे कहा था कि वो बड़ा हो चुका है और अपनी मम्मा का लाडला बेटा भी बन चुका है, पर यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा है। मुझे सामने एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है जो केवल अपनी जिद पर ही अड़ा है। लक्ष्य की बात सुनकर आदि भी मन में सोचता है, डैड तो सही कह रहे हैं, मैंने भी बड़ी बड़ी फेंकी थी, लेकिन मैं अब अपनी मम्मा को दूर जाने नहीं दूंगा। आदि कुछ बोलता उससे पहले ही लक्ष्य कहता है, लगता है किसी को अपनी मम्मा को कुछ साबित नहीं करना शायद। डैड आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? लक्ष्य भी आदि का जवाब देते हुए कहता है, हाँ तुम कह सकते हो, पर शायद तुम कर नहीं पाओगे, तो चलो जाने दो इस बात को। मुझे मंजूर है डैड, मैं करूंगा। ये आदि अपनी ओर उंगली पॉइंट कर कहता है, अपनी बातों से पीछे नहीं हटता। लक्ष्य को काफी हंसी आ रही थी आदि पर। अदिति वॉशरूम के गेट पर खड़े होकर दोनों को घूर रही थी। ये दोनों बाप बेटे आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी आदि की नजर अदिति पर पड़ती है, जो ब्लू सिल्क साड़ी में अपने गीले बालों को बांधे खड़ी थी। आदि अदिति को देख मुस्कुरा देता है। आदिति आदि के पास जाकर उसके छोटे से गाल पर पिंच कर उससे कहती है, क्या बात है आदि, आप इतना मुस्कुरा रहे हो? और धीरे से उसके कान में जाकर कहती है, क्या कोई सीक्रेट है हम? आदि अपनी क्यूट सी आवाज में कहता है, नहीं मम्मा, कोई सीक्रेट नहीं है। लक्ष्य वहां खड़ा बस दोनों को देख रहा था, जो जब भी साथ होते उसे इग्नोर ही किया करते थे। लक्ष्य थोड़ी कड़क आवाज में अदिति से कहता है, क्या तुमने दोबारा से शॉवर लिया? लक्ष्य की बातें सुन अदिति अपना सर उठा उसे देखती है। आहा वो क्या है ना, मैंने गलती से शॉवर ऑन कर दिया था, जिस वजह मैं भीग गई थी, इसलिए दोबारा से फ्रेश हो गई। क्या कुछ हुआ है? लक्ष्य आदिति के टॉवल को उसके बालों से निकाल कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ। लक्ष्य अदिति को मिरर के सामने चेयर पर बैठाता है और हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगता है। अदिति बस लक्ष्य को प्यार से निहारे जा रही थी। आदि अपने मोम डैड को देख खुश था। आदि अपनी मम्मा के गोद में बैठ उससे कहता है, मम्मा आपको पता है नाना जी ने मुझे क्या दिया? अच्छा क्या दिया आपके नाना जी ने? वो एक सीक्रेट है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब रात हो जाएगी तब। ऐसी कौन सी खास चीज है जिसे तुम रात में दिखाने वाले हो? ओहो डैड वो सीक्रेट है, इसलिए मैं उसे आपको रात में ही दिखाऊंगा। लक्ष्य कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन में किसी का नोटिफिकेशन आता है। लक्ष्य जब फोन चेक करता है और फोन को देखते ही उसके फेस पर एक केवल स्माइल बिखरी थी। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, तो शाम को मिलते हैं, ठीक है? इतना कहकर लक्ष्य आदि के माथे पर किस करता है और अदिति के माथे पर भी, और वहां से चला जाता है। लक्ष्य के जाने के बाद आदिति आदि से कहती है, आदि बेटा आपके डैड कहाँ काम करते हैं? आदि कुछ सोचते हुए अपने नन्हे हाथों से अपने दिमाग पर जोर डालते कहता है, हाँ मम्मा, पर मुझे आपको कुछ बताना भी है। आखिर अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी कबीर के साथ। क्या ऐसी बात है? तो फिर आप चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी, ठीक है? आदि अपने छोटे छोटे थंब को अदिति के सामने दिखाता है। डन मम्मा, अच्छा चलो आप अपने स्कूल की तैयारी करो, आप इतने दिन एब्सेंट थे तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। पर मम्मा आदि को अभी नींद आ रही है, क्या वो कल नहीं कर सकता? आदि की मासूम सी शकल देखकर अदिति लाचारी में अपना सर हिला देती है। अच्छा ठीक है, कल कर लेंगे। ओके, पर आप जल्दी कर लोगे है ना? ओके मम्मा, मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, आप आराम करो, कुछ देर मैं नीचे जाती हूँ, ठीक है? आदि अदिति को देखकर क्यूट सी स्माइल करता है। अदिति रूम से बाहर निकलती है और सीढ़ियों से उतरकर किचन की ओर बढ़ जाती है। आज मुझे कुछ अच्छा बनाना चाहिए जिससे कि सब खुश हो जाए। अदिति अपने मन में ये बात सोच खुश हो रही थी। अदिति अपने काम में लग जाती है, इस बात से अनजान की कोई उसे अपनी हवसी निगाहों से घूर रहा है। वहीं दूसरी ओर सौम्या के रूम में सौम्या के हौंफिने की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन जी, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज अब छोड़ दीजिए ना, शांत रहो और मुझे फील करो। रोहन सौम्या के साथ इंटीमेट हो रहा था। रोहन सेक्सुअल वे में उसके पूरे बॉडी पर अपने सेक्सी हाथों को चला रहा था, जिसे सौम्या सह नहीं पा रही थी। सौम्या के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ रही थी रोहन के यूं छूने से। रोहन के एक हाथ सौम्या के चेस्ट को सहला रहे थे, तो दूसरे चेस्ट पर रोहन के नर्म होठ चल रहे थे। रोहन ने सौम्या के ब्रेस्ट को पूरी तरह से अपने मुंह में भर रखा था। सौम्या के ब्रेस्ट पूरी तरह से लाल हो चुके थे। सौम्या थक गई थी, पर रोहन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कमरे का माहौल काफी गर्म था, न जाने इन दोनों का प्यार कब रुकने वाला था। अब तक शाम हो चुकी थी। अदिति अभी भी किचन में थी, उसका काम भी अब तक खत्म हो चुका था। वो जैसे ही वहां से जाने को होती है, उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, बहुत खुश लग रही है, मैं भी देखता हूँ ये कितने देर खुश रह पाती है। आज रात तुम मेरे रूम होगी, तुम्हारा ये बदन। अदिति को काफी गिन महसूस हो रही थी ये बातें सुनकर, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से रही है। जब वो पीछे मुड़ता है तब उसे दरवाजे पर बिरजू दिखाई देता है। अदिति को ये तुरंत पता चल गया कि उसे अब मन की बातें सुनाई देने लगी है, पर ये पावर सिर्फ उसकी मुश्किल वॉक में ही साथ देने वाली है। बिरजू अदिति को अभी भी घूर रहा था, जिससे अदिति को काफी गुस्सा आ रहा था और वो काफी अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी। आदिति, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब इसे तुझे जल्द ही सबक सिखाना पड़ेगा, वरना न जाने ये किस हद तक पार हो जाए। अदिति निडरतापूर्वक कहती है, क्या आपको कुछ चाहिए? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या मेरे पति ने ऐसे लोगों को काम पर रखा जो अपना काम न कर ऐसे ही घूमते रहते हैं?
आदिति की बात सुन बिरजू हैरान था, इस बेवकूफ लड़की को मुंह चलाना आता है, पहले तो मुझसे कितने अच्छे से बात करती थी और अब देखो इसकी तो हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। आदिति उसके मन की बात सुनकर उसे और घूरने लगती है, तुझे तो मैं बताती हूँ कि मेरे अंदर कितनी हेकड़ी है। तुम क्या बहरे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, ये खड़े होके क्या कर रहे हो, कुछ बोलेंगे या तुम्हारी जबान ही नहीं है। बिरजू को उसकी बातें सुन काफी गुस्सा आ रहा था पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए झूठी मुस्कान लिए कहता है, नहीं मैडम, वो मुझे पाली मैडम ने कहा था कि आपके पास एक सूचना भेजने हैं। पाली का नाम सुनकर ही अदिति का मुंह बन जाता है, वो अपने हाथों को वॉश बेसिन में साफ करते हुए बेफिक्री में ही कहती है, जल्दी बको, मेरे पास फालतू चीजों के लिए अभी वक्त नहीं है। बिरजू अपने मन में कहता है, इसको तो मैं अब बोलो भी या मुहूर्त का इंतजार है। बिरजू हड़बड़ाते हुए कहता है, वो अजय सर ठीक हो गए हैं और उन्होंने आपको याद किया है, वो एक बार आपसे मिलना चाहती है और बस हो गया तुम्हारा। अदिति उसके बातों को बीच में काटते हुए कहती है, तुम जा सकते हो, इतनी बोरिंग खबर सुना दी कि अब मुझे नींद आने लगी है। इतना कहकर अदिति एक आलसी लुक बिरजू को दिखाती है जिससे कि उसे लगे कि उसे उसकी बातों को सुनकर सच में नींद आने लगी हो, जैसे कि वो कोई कहानी सुना रहा है। तुम अब जा सकते हो, इतना कहकर अदिति उसे जाने का इशारा करती है। बिरजू उसे घूरता हुआ वहां से चल जाता है। अदिति उसके जाते ही एक राहत की सांस लेती है, मुझे तो लग रहा है कि कुछ गलत करने वाला है, जो भी हो मैं इसे इसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इतना कहकर अदिति किचन से बाहर निकलकर सीधे रूम की ओर बढ़ जाती है, ना जाने आदि क्या कर रहा है, जल्दी चलकर देखना चाहिए। ये कहकर अदिति जैसे ही रूम खोलकर अंदर जाती है उसे रूम में कोई दिखाई नहीं देता। अदिति ये देख थोड़ा हैरान रह जाती है, आदि बेटा कहाँ हो आप। आदि अदिति इतना कह पाई थी कि कोई उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। अदिति अचानक से हुए इस इंसिडेंट से डर जाती है, लेकिन उसे उस इंसान को अच्छे से समझ पा रही थी जिसने उसे अभी अपनी बहू में जकड़ रखा था, लक्ष्य जी। लक्ष्य अदिति के एयर बूब्स पर अपने डेट से बाइट करते हुए अपने कोल्ड मगर मैग्नेटिक वॉइस से कहता है, आदि अपने रूम में है तो तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। लक्ष्य की बातें सुनकर अदिति के कान लाल हो चुके थे, उसे काफी शर्म आ रही। आप छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं, आदि कभी भी आ सकता है, मैंने दरवाजा भी बंद नहीं किया है। लक्ष्य अदिति को अपने सांस पलट देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, ओह तो तुम चाहते हो कि मैं जो करूं वो बंद कमरे में करूं। ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अच्छा तो तुम क्या कहना चाहती थी। लक्ष्य की सुन अदिति को काफी शर्म आ रही थी, वो अपनी ही बातों में फंस चुकी थी। लक्ष्य अदिति को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पर ले जाता है। आदिति लक्ष्य को ही देखे जा रही थी, जब वो देखती है कि लक्ष्य उसे बेड की तरफ ले जा रहा है तब वो उसे छुट्टे हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। लक्ष्य अदिति को केस कर पकड़े हुए था जिससे आदिति हिल भी नहीं पा रही थी। लक्ष्य अदिति को बेड पर बैठा देता है और अदिति के करीब जाने लगता है। अदिति लक्ष्य के चेस्ट पर हाथ रख उसे पुश करने की कोशिश करती है पर लक्ष्य उसके बेहद करीब आ चुका था, वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। ये देखिए आप पहले फ्रेश हो जाए और फिर नीचे चलिए, आपको भूख भी लगी होगी। आदिति बेड पर गिरी हुई थी और लक्ष्य उसके ऊपर था। लक्ष्य अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, हम मुझे भूख तो लगी है पर किसी और चीज की, क्या तुम मुझे वो दे सकती हो। अदिति को लक्ष्य की डबल मीनिंग बातें समझ नहीं आई थी, इसलिए वो कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने आपके लिए बहुत स्पेशल डिशेज बनाई है, आप मुझे छोड़िए। और नीचे इससे आगे वो कुछ कहती लक्ष्य ने उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है और उसे डीपली किस करने लगता है। सभी डाइनिंग एरिया में बैठकर अपना डिनर कर रहे थे जहां पर कई सारी डिशेज रखे हुए थे जो दिखने में भी काफी टेस्टी लग रहे थे। रोहन के बाइट लेते हुए कहता है, वाह भाभी आपके हाथ के खाने में ऐसा स्वाद है कि क्या बताएं, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं जन्नत में हूँ, आपके हाथ तो धन्य है, मन कर रहा है इसे चूम ले। रोहन इतना बोला ही था कि दो जोड़ी आंखें उसे घूरने लगती है और तभी किसी की ठंडी आवाज रोहन को सुनाई देती है, तुम बहुत बकबक करते हो, क्या तुम्हारी पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, मुझे लगता है तुम बिल्कुल फ्री हो, अब तो तुम बैंकॉक 1 मंथ के लिए जा सकते हो। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, मुझे तो बहुत से काम है। हाँ याद आया, वो क्या ना, अभी भी मुझे बहुत सारे जरूरी काम करने हैं, तो मुझे अपना डिनर करके स्टडी रूम में जाना है और आपको तो पता है ना मैं कितना मेहनती हूँ। रोहन ये सारी बातें एक सांस में ही बोल गया था, उसे इस बात का डर था कि कहीं लक्ष्य उसे सच में बैंकॉक न भेज दे। रोहन बुलेट ट्रेन की तरह अपना डिनर कर रहा था और लक्ष्य और आदि उसे अपनी आंखें छोटी कर घूर रहे थे। अदिति उसे देख मुस्कुरा रही थी, मम्मा हाँ बेटा आप मुझे खिला क्यों नहीं रही हो, मुझे पता है बंदर चाचू थोड़े अजीब है, उन्हें देखकर किसी को भी हंसी आ जाएगी, लेकिन अभी वो अपने सकस में लगे हुए हैं तो आप मुझे खान खिलाओ। आदिति हमेशा अपने से हैरान रह जाती थी, सॉरी बेटा अब चलो आ करो। अदिति अपने हाथों में रोटी का एक टुकड़ा आदि की ओर बढ़ाती है और आदि अपना मुंह खोल खा लेता है। आदि अपनी चमक भरी आंखों से आदिति की ओर देखता है, मानो कह रहा हो डिनर सच में टेस्टी है। अदिति आदि का रिएक्शन देख खुश हो जाती है और फिर उसे खिलाने लग जाती है, पर कोई था जो उन्हें अपनी गुस्सैल आंखों से घूर रहा था। खाओ खाओ अदिति जल्दी खाओ, उसके बाद मुझे तुम्हें भी तो इतना बोल। वो रुक जाता है, अपने होठों पर सौतानी हंसी लिए उन्हें देखता रहता है। सौम्या क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम इतनी थकी क्यों लग रही हो। सौम्या जो मुस्कुराते हुए अपना डिनर कर रही थी, अचानक आदिति के बोलने से उसके हाथ रुक जाते हैं और वो रोहन को घूरने लगती है जो अब तक अपना डिनर खत्म कर चुका था। सौम्या क्या हुआ, सौम्या आदिति की ओर देख मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ भाभी, वो बस मेरे रूम में मेरे सारे कपड़े बिखरे हुए थे जिसे मैं ठीक कर रही थी, इस वजह से मैं थक गई। ओह ऐसी बात है, फिर तो तुम मुझे बुला लेती है, तुम अकेले क्यों कर रही थी इतने काम। भाभी वो बस कुछ ही थे जो मैंने कर लिए हैं और अब तो आपके बनाए इतने टेस्टी खाने से मैं बिल्कुल फ्रेश लगूंगी, देखना आप। अदिति उसकी बात सुन मुस्कुराने लगती है। तभी रोहन उठते हुए कहता है, हाँ भाभी ये बहुत ही स्ट्रांग है और मैं हूं ना इसकी मदद करने के लिए, हम दोनों मिलकर कर सारे काम लेंगे, आप चिंता न करें। सौम्या रोहन को घूरते हुए बोलती है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर सकती हूँ और वैसे भी आपको तो अभी बहुत काम है, न तो आप जाए और अपना काम अच्छे से करिए। इतने कहकर सौम्या एविल स्माइल लिए उसे देखने लगती है। रोहन सौम्या से कुछ कहता उससे पहले ही आदि कहता है, बंदर चाचू क्या आपको बैंकॉक जाना है। रोहन बैंकॉक का नाम सुन अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों को अंदर ले लेता है और फिर वहां से 9-2-11 हो जाता है। सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं, सिवाय लक्ष्य के, सभी अपना डिनर कर चुके थे। सौम्या सभी को गुड नाइट कहकर ऊपर जा चुकी थी, अब नीचे केवल आदि अदिति और लक्ष्य ही थे। आदि लक्ष्य की देख रहा था, उसे पता था कि उसके डैड उससे आखिर क्या कहना चाहते हैं। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए मैं अपने रूम में सोऊंगा। अरे अरे इतनी जल्दी क्या है, आपने कहा था ना कि आपने कुछ प्लान करके रखा था जो आप हमें दिखाने चाहते हैं। आदि अपने माथे पर हाथ रख कहता है, ओफो मैं तो भूल गया था। ये कहते वक्त आदि काफी क्यूट लग रहा था, पर मम्मा आप डैड के साथ जा सकते हैं, वो टेरेस पर है। अदिति आदि को देखते हुए कहती है, और आप क्यों नहीं जा रहे हैं हमारे साथ। आदि अदिति से कहता है, ओफो मेरी प्यारी मम्मा वो सरप्राइज आपके और डैड के लिए है, इसलिए आप दोनों जाए और मुझे कल स्कूल जाना है जिसके लिए मुझे जल्दी उठना भी है। और अपने छोटे छोटे मुंह को खोलकर उबासी लेते हुए अपने हाथों को उठाते हुए आदिति के आगे फैला देता है, जिससे आदिति उसे अपनी बाहों में उठा लेती है और कहती है, आप बहुत नॉटी होते जा रहे हो और उसके गालों पर किस करते
हुए उसे उसके रूम की ओर ले जाती है। लक्ष्य उन दोनों को वो देख रहा था जो उसे हमेशा इग्नोर कर दिया करते थे। अदिति आदि को उसके रूम की ओर ले जाती है और उसे सुलाकर बाहर आती है। बाहर आते ही उसे हाल में कोई दिखाई नहीं देता। अदिति को काफी अजीब लगता है पर वो ज्यादा ध्यान न देते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। अदिति कुछ समय पहले हुए यूएस इंसिडेंट को याद कर रही थी। जब उसने बिरजू के मन की बात सुनी थी उसे डर था कहीं वो उसके बच्चे के साथ कुछ न कर दे। अदिति की नजरें अब लक्ष्य को ढूंढ रही थी। अदिति अपने रूम में आती है। रूम में इंटर करते ही उसकी नजर सामने मिरर पर पड़ती है जिसमें लिखा था टेरेस। अदिति उस शब्द को देख सोच में पड़ जाती है क्या ये सच में लक्ष्य जी ने मुझे एक देखना ही होगा। इतना कहकर वो रूम से निकलकर टेरेस की ओर बढ़ जाती है। टेरेस पर पहुंचकर वो जैसे ही डोर को ओपन करती है उसे चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता है। एक पल के लिए तो अदिति का मन किया कि वो वापस लौट जाए पर उसने न डरते हुए आगे बढ़ने का फैसला लिया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अदिति लक्ष्य को आवाज लगते हुए कहती है लक्ष्य जी आप कहाँ है। लक्ष्य वो इतना बोल ही पाई थी कि उसे कोई पीछे से आगे पकड़ लेता। अदिति डर जाती है और जोर से चिल्ला देती है। तभी उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है शुश। उस आदमी आवाज काफी मैग्नेटिक और भारी थी। अदिति उस आवाज को सुनकर चुप हो जाती है और फिर उसे उस इंसान की सांसों की आवाज की गर्माहट अपने कान पर महसूस होती है जिसे फील कर अदिति सिहर उठती है। उस आदमी की धीमी आवाज अदिति को सुनाई देती है क्या तुम मेरे टच को नहीं पहचानती। ऐसा तो नहीं है कि हमने सिर्फ एक बार ऐसा किया है हम। अदिति तो उसकी बातों में पूरी तरह से कुछ चुकी थी। उसे अपनी दिल की धड़कन काफी तेज सुनाई दे रही थी। लक्ष्य जी ये आप। लक्ष्य उसके कानों को बाइट करता है और उसे अपने सामने कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। उनके किस करने के साथ ही चारों तरह उजाला हो जाता है। अदिति जो अपनी आंखें फाड़े उस अंधकार को घूर रही थी अब उसकी जगह उजाले ने ले ली थी जिससे उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। लक्ष्य की किस काफी डीप और पैशनेट होती जा रही थी। करीब आधे घंटे के बाद लक्ष्य अदिति को छोड़ता है क्योंकि अदिति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। लक्ष्य के छोड़ते ही अदिति जोर जोर से सांस लेने लगती है। लक्ष्य अभी भी अदिति को पकड़े हुए था और उसके लाल हो चुके गालों को देख रहा था। अदिति नॉर्मल होते हुए लक्ष्य से कहती है आप बहुत बुरे हैं। अगर मेरी सांस रुक जाती तो मैं हूं ना। तुम्हारी हर सांस पर मेरा नाम लिखा है जिसे मैं कभी भी रुकने या मिटने नहीं दूंगा। लक्ष्य काफी क्लियरली अदिति से कह देता है। लक्ष्य की बातें सुन अदिति उसे देखने लगती है। जाहिर सी बात है लक्ष्य की बातें उसके दिल को जो छू चुकी थी। अदिति लक्ष्य की आंखों में देख रही थी और लक्ष्य अदिति के दोनों एक दूसरे को प्यार से देखे जा रहे थे। तभी अचानक से लाइट चली जाती है जिसे देख अदिति कहती है लक्ष्य जी ये लाइट। ये कहकर वो सामने देखती है तो उसे लक्ष्य कहीं नजर नहीं आता जिसे देख अदिति उधर अधर अंधकार में उसे देखने लगती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है एक बड़े से पर्दे पर कुछ वीडियोस प्ले हो रहे थे जिसमें वो किसी का पीछा कर रही थी और हंसते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्य रुक जाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस लड़की से बात करो। लक्ष्य जो अदिति से भाग रहा था वो भागते हुए कहता है तो इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है। वैसे भी वो आई थी मुझसे बात करने में तो नहीं गया था ना। मैं जाने को कह ही रहा था पर वो तुम ही थी जिसने उसे मारकर वहां से भगा दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती। तुम रुक जाओ उसके बाद मैं तुम्हें बाद में हाँ इतना कह वो जैसे ही गिरने को होती है कोई उसे अपने मजबूत हाथों से पकड़ लेता है। अदिति ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उससे लगा को वो गिर चुकी है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने उसे लक्ष्य का काफी हैंडसम सा फेस दिखाई देता है जिसे देखकर वो उसमें खुशी गई थी। लक्ष्य उसे सीधा खड़ा कर उसे डांटते हुए कहता है बच्ची को क्या अगर अभी गिर जाती तो। लक्ष्य की डांट सुन अदिति अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगती है। अदिति की आंखों में आंसू देखकर लक्ष्य उसे अपने गले से लगा लेता है और उससे कहता है आदिति तुम अब बच्ची नहीं हो तुम अब बड़ी हो गई हो। तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो। आदिति सुबकते हुए कहती है मैंने क्या किया मैंने तो बस उसे मजा चखाया ना इसमें मेरी क्या गलती है। लक्ष्य गहरी सांस लेते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहता है अच्छा ठीक अब रो मत वरना तुम्हारे फेस पर काले काले धब्बे आ जाएंगे जिससे तुम चुड़ैल लगोगी समझी। यूं तुम मुझे चुड़ैल कह रहे हो। इतना कहकर वो अपने छोटे छोटे हाथों से लक्ष्य से सीने पर मरने लगती है और लक्ष्य मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अदिति पर्दे पर इस प्यारे से सीन को देख रही थी। तभी उसे पीछे से लक्ष्य अपने बाहों में भरते हुए उसके गालों पर किस करता है। लक्ष्य के सॉफ्ट टच का हंसा पाकर अदिति के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। लक्ष्य अदिति को लेकर वही सोफे पर बैठ जाता है और उसके साथ ही वीडियो को देखने लगता है। वीडियो को देखकर अदिति को अभी लक्ष्य और अदिति के बारे में उसे काफी कुछ पता चल चुका था पर एकाएक उसके चेहरे पर एक सवाल उमड़ आता है। अगर अदिति लक्ष्य की इतना ही पसंद करती थी तो ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसकी वजह से अदिति लक्ष्य और आदि से नफरत करने लगी थी। लक्ष्य आदिति को देख रहा था जिसके चेहरे पर परेशानी के कुछ भाव नजर आ रहे थे। तभी वीडियो में अदिति कहती है लक्ष्य लक्ष्य देखो ना मैंने एक पेंटिंग बनाई है। लक्ष्य जो सो रहा था अदिति उसे जबरदस्ती उठाते हुए कहीं ले जा रही थी। अरे क्या हुआ अब रुक भी जाओ आ रहा हूँ। नहीं नहीं अभी रेडी होने का टाइम नहीं है तुम एक बार देख लो उसके बाद जो करना है वो करना। ये कहकर वो उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगती है। लक्ष्य भी उसके साथ चले जाता है। अदिति लक्ष्य को अपनी सारी पीटिंग्स दिखा रही थी और उन्हें देखकर थोड़ा बोर हो रहा था। हो गया तुम्हारा अब मैं जाओ। नहीं रुक जाओ अभी और एक बाकी है। ये कहकर वो उसे उस पेंटिंग को दिखाती है जिसे देखकर लक्ष्य भी शोक में पड़ जाता है और वीडियो देख रही अदिति भी अपनी आंखें बढ़ीकर उस पेंटिंग को देख रही थी। आखिर ऐसा क्या है उस पेंटिंग में जिसे देखकर अदिति सोक्ड हो चुकी थी। रात का वक्त ऊपर टेरेस में लक्ष्य देखो ना अच्छी है ना ये। लक्ष्य जो सोक्ड था अदिति की बातों से होश में आते हुए कहता है आदिति दिस इज रियली गुड पेंटिंग ये सच में बहुत अच्छी है। ये कहकर लक्ष्य उस पेंटिंग को गौर से देखने लगता है। उसे उस पेंटिंग से न जाने क्यों एक अपनापन सा लग रहा था। वीडियो देख रही अदिति भी हैरान थी। वो उसी हैरानी में पूछती है लक्ष्य जी ये पेंटिंग अदिति ने बनाई थी। लक्ष्य अदिति को देखते हुए कहता है अदिति से तुम्हारा क्या मतलब है क्या ये तुम नहीं हो। अदिति लक्ष्य की बात सुन अपने कहे शब्दों को सोचती है और कहती है वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। क्या ये मैंने बनाई है। अदिति लक्ष्य को बोलने का मौका न देते हुए कहती है ये पेंटिंग मैंने बनाई है। लक्ष्य अदिति की आंखों को देख रहा था जो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। लक्ष्य उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है हाँ ये तुमने बनाया है लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसका कुछ मतलब है। मुझे इस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस पेंटिंग से जुड़ी हुई हूँ। लक्ष्य उसकी बातें सुन हैरान था क्योंकि जब उसने उन दोनों अदिति से ये बात कही थी तो अदिति ने उसका मजाक बनाया था और वो उस पेंटिंग से जलने भी लगी थी और वही अदिति कह रही है कि उसे इस पेंटिंग में कुछ मतलब नजर आ रहा है। लक्ष्य इमोशन लेस ही था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे पर उसके मन में भी पेंटिंग को लेकर कई सवाल थे जो उसे भी नहीं पता था। लक्ष्य वीडियो को बंद कर देता है और अदिति की ओर बढ़ने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं। आपने वीडियो क्यों बंद कर दी। मुझे जानना था कि ये पेंटिंग इतनी अनोखी क्यों है। आखिर उस पेंटिंग में वो लड़की और उससे रिलेटेड उसका परिवार सभी मेंशन है। मैं जब घर पर थी तब तो मुझे वो पेंटिंग कहीं नहीं दिखी सिवाय एक के ममम। अदिति नॉनस्टॉप बोले जा रही थी और उसके पतले गुलाबी होंठ हिल रहे थे जिस पर लक्ष्य की चील सी नजर थी। अदिति और कुछ बोलती उससे पहले ही लक्ष्य ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे डीपली किस करने लगा। लक्ष्य काफी डिस्पेरेट होकर अदिति की होठों को चूस रहा था या यूं कहे बाइट कर रहा था।
जिससे आदिति को दर्द हो रहा था, पर उसकी आवाज भी अब लक्ष्य के कंट्रोल में थी, जिससे उसकी आवाज उसके मुंह के अंदर ही रुक चुकी थी। लक्ष्य अदिति को अपनी गोद में उठाकर कहीं ले जाने लगता है। इस बीच भी दोनों की किस बिल्कुल ब्रेक नहीं हुई थी। लक्ष्य अदिति को उसी ग्लास वाले घर में लेकर जाता है और उसे बेड में लेटाकर उसके नेकी पर किस करने लगता है। अदिति जोर जोर से सांस लेने लगती है, क्योंकि लक्ष्य ने तब से अब तक उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा था, जिससे अदिति की सांस भरी हो चली थी। लक्ष्य के नेक पर किस और बाइट कर रहा था, जिससे अदिति की सिसकियां निकल रही थी। लक्ष्य अब धीरे धीरे अदिति की साड़ी को उसके शरीर से बाहर निकालने लगता है। अदिति उसके हर हरकत को अपनी आंखें बंद कर महसूस कर रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आंख खोलकर लक्ष्य को देख भी सके। लक्ष्य को देख मुस्कुराता है, जिसके सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। लक्ष्य अपनी शर्ट निकालता है और अदिति के होठों को किस करने लगता है और किसके साथ जी उसके सरह से उसके सारे कपड़े भी निकालने लगता है। अदिति और लक्ष्य के कपड़े अब पूरी तरह से निकल चुके थे। लक्ष्य अदिति को किस करते हुए ही उसके अंदर अंदर इंटर करता है, जिससे अदिति की चीख निकल जाती है, लेकिन उसकी चीख उसके गले में भी रुक जाती है और उसके आंखों के कोनों से आंसू गिरने लगते हैं। लक्ष्य शुरू में स्लो में था, लेकिन अदिति की बॉडी को दिल वो वाइल्ड हो रहा था, जिससे अदिति की आहें उस रूम में गूंज रही थी। बाहर का माहौल काफी सुंदर था और अंदर दो जोड़ी अपने प्यार के समंदर में डूबे हुए थे। तभी एक कमरे में, ये क्या हो गया, मैंने तो खुद उनके खाने में नींद की दवा मिलाई थी, फिर किसी को कुछ हुआ क्यों नहीं, आखिर कैसे जो भी हो मुझे पता तो लगाना पड़ेगा, वरना पाली मैडम मुझे खा जाएंगी। बिरजू अपने प्लान के फेल हो जाना का गम माना रहा था और कल के प्लान के बारे में सोच रहा था कि आखिर करना क्या है। उसके मन में इस परिवार के लिए इतना जहर भरा पड़ा था कि वो कुछ भी कर सकता था। सौम्या और रोहन का रूम। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, आप बाहर रहिए आज। देखो मैं लास्ट भर वार्निंग दे रहा हूँ, तुम दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। हाँ, सौम्या हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि आप में इतनी ताकत भी होगी कि आप इस जैसे दरवाजे को तोड़ दे। रोहन को काफी गुस्सा आ रहा था सौम्या की बातें सुनकर, तभी उसे ध्यान आता है उसके पास और एक की है। रोहन अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ जाता है। सौम्या को रोहन के जाने की आवाज आती है, जिसे सीन वो कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतने जकड़ी हार मान लेंगे। वो ये कहकर जैसे ही पीछे मुड़कर बेड की ओर जा रही थी, उसे पीछे से डोर के खुलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन सौम्या पीछे मुड़ती है तो उसे रोहन दिखता है, जो शैतानी स्माइल लिए उसे देख रहा था। सौम्या उसे देख हैरान होते हुए कहती है, आप अंदर कैसे आए। रोहन दरवाजे को लॉक कर उसके ओर बढ़ते हुए कहता है, विल वो छोड़ो, किसी ने मुझसे कहा था कि मुझ में दरवाजे को खोलने की ताकत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कौन है वो हम। सौम्या की तो जान ही निकल रही थी। रोहन को देखकर रोहन धीरे धीरे सौम्या के करीब पहुंच जाता है और उसे अपने करीब कर बिना कोई मौका दिए उससे किस करने लगता है। सुबह का वक्त करीब 6 बजे। लक्ष्य प्यार से अदिति को निहारे जा रहा था। लक्ष्य अपने पतले अट्रैक्टिव हाथों को अदिति के चेहरे पर फिरा रहा था, जिससे अदिति नींद में ही कसमसा रही थी। उन हम कौन है, सोने दो ना। लक्ष्य उसकी बातें सुन उसे देखता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अदिति को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी बंद कमरे में रख दिया हो, जहां पर कोई ऑक्सीजन नहीं है। अदिति तुरंत अपनी आंखें खोल देती है और उसे अपने सामने लक्ष्य दिखता है, जो उसे किस किए जा रहा था। अदिति लक्ष्य को खुद से दूर कर जोर जोर से सांस लेने लगती है। लक्ष्य अदिति को ही देख रहा था। अदिति लक्ष्य को घूर रही थी। लक्ष्य अदिति के नोज पर हल्के से किस कर कहता है, उठ जाओ अब, और कितनी देर सोने का इरादा है। अदिति लक्ष्य को घूरते हुए कहती है, आप मेरे ऊपर से उठेंगे तब तो मैं उठूंगी। लक्ष्य अदिति के ऊपर और बैंड होते हुए कहता है, मेरा इरादा तो नहीं है उठने का, अगर तुम कहो तो। अदिति लक्ष्य के होठों पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। अदिति के गाल लाल हो चुके थे। लक्ष्य की बातें सुनकर, प्लीज अब उठ जाए, मुझे आदि के पास भी जाना है, आज उसे किंडरगार्टन भी छोड़ना है। लक्ष्य अदिति को कुछ पल देखता है और फिर उसके ऊपर से उठ जाता है और अपने बही में उठाकर बाथरूम ले जाता है। अदिति तो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाए, आखिर अभी उसके साथ लक्ष्य ने किया क्या। अदिति इधर उधर देखती है तो उसे यह एहसास होता है कि ये उनका रूम नहीं है, और खुद को देखती है तो पाती है वो नेक्ट है। खुद को इस तरह देख अदिति अपने हाथों से खुद को कवर करने लगती है, जिसे देख लक्ष्य कहता है, तुम्हें नहीं लगता इन सब के लिए देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने तो सब कुछ पहले ही देख लिया है। अदिति अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है और कहती है, कितने बेशर्म हो आप। लक्ष्य अदिति को वॉशरूम ले जाता है। कुछ टाइम बाद वॉशरूम का डोर खुलता है। लक्ष्य को अपने बाहों में लिए खड़ा था। लक्ष्य ने बाथरो पहन हुआ था, अदिति ने भी बाथरो पहन रखा था। अदिति के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी और वो गुस्से में लक्ष्य को देख रही थी। अदिति के चिक्स रेड हो चुके थे, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। लक्ष्य अदिति को अपनी बाहों में लिए ही चेंजिंग रूम की ओर ले जाने लगता है। कुछ टाइम बाद दोनों अपने कपड़े चेंज कर बाहर आते हैं। लक्ष्य ने अपने ब्लैक शर्ट विद पैंट पहन रखा था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था, और अदिति ने आज पिंक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन वाली सिल्क साड़ी पहन रखी थी, जिसकी ब्लाउज बैकलेस थे, जिसमें अदिति काफी सुंदर लग रही थी। अदिति लक्ष्य को बिना देखे ही रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर आते ही वो देखती है पूरा टेरेस काफी सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। कल अदिति अंधेरे में और वीडियो में इतनी खो गई थी कि उसने इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। अदिति अब बस कर, अभी मुझे आदि के पास भी जाना है, इतना कहकर अदिति नीचे चली जाती है और सीधे आदि के रूम जाती है, जहां वो देखती है आदि अभी भी सो रहा था। आदि बेटा उठ जाओ, देखो आपके स्कूल का टाइम होने वाला है, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप आज स्कूल जाएंगे, बेटा उठ जाओ अब। आदि अपनी छोटी छोटी आंखें जो बंद थी उन्हें खोलता है और अदिति को अपने सामने देख कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। अदिति आदि के माथे पर किसकर कहती है, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, अच्छा अब अच्छे बच्चों की तरह उठ जाओ, ठीक है ओके मम्मा। आदि अंगड़ाई लेते हुए उठ जाता है। अदिति को अपने बाहों में उठाकर वॉशरूम ले जाती है। कुछ ही टाइम बाद आदि को बाथरूम में लपेटकर बाहर लाती। आदि बिल्कुल क्यूट पप्पू की तरह लग रहा था। अदिति आदि को जल्दी से तैयार कर बाहर ले जाती है। आदि ने व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहन रखे थे, जिसमें वो काफी क्यूट और काफी हद तक अपने डैड की तरह लग रहा था। आदि अदिति का हाथ पकड़कर बाहर आता है। आदिति लक्ष्य को डाइनिंग टेबल पर बैठाकर किचन में चली जाती है और जल्दी से आदि और बाकी सब के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, और जल्दी से बनाकर डाइनिंग पर ले जाती है। आदि की तो आंखें ही चमक गई थी ब्रेकफास्ट को देखकर। वाओ मम्मा, आज तो ये पैनकेक और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, इतना कहकर आदि जल्दी से पैनकेक उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है। आदिति ने स्नैक्स भी बनाए थे, जो उसने आदि के लंच बॉक्स में डाल दिए थे। आदि जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है। आदिति आदि को ही देखे जाती। आदि के ब्रेकफास्ट करने के कुछ समय बाद लक्ष्य और बाकी सब आते हैं। आदिति लक्ष्य के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। लक्ष्य अदिति को देखता है और कहता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया, जिस पर अदिति लक्ष्य को देख अपने आंखें नीची कर लेती है, जिससे लक्ष्य समझ चुका था कि अदिति ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। बैठ जाओ, अभी आदि के स्कूल के लिए आधा घंटा बचा हुआ है, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम साथ में चलेंगे। आदि अपनी मम्मा को देख कहता है, मम्मा मैं अभी आता हूँ, आप ब्रेकफास्ट करो। आदि आप कहा, मैंने कहा बैठ जाओ। आदिति लक्ष्य को देखती है और बैठ जाती है। आदि अपने रूम में जाता है और अपने बैग को लेकर आता है, जो ज्यादा भारी नहीं पर हल्का ही था, जिसे देखकर आंटी मारिया कहती है, आदि बाबा आप इस मुझे दे दीजिए। नहीं दादी, मैं ये पकड़ सकता हूँ, ये ज्यादा भारी नहीं है, आप
चिंता न करे, सभी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। लक्ष्य रोहन से जल्दी ऑफिस पहुंचने को कहता है और अदिति और आदि के साथ उसके स्कूल के लिए निकल जाता है। उनके पीछे ही रोहन भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। सौम्या आराम से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही थी और कल रात रोहन और उसके बीच जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी कि तभी उसे किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर सौम्या के फेस पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ जाती है। सौम्या अपने फोन को देख रही थी जिसे कल रोहन ने उसे दिया था। तभी सौम्या किसी को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या आप फ्री हो गए हो। तभी उधर से आवाज आती है हाँ तुम रुको मैं अभी आ रही हूँ। ये सुनकर सौम्या हाँ बोलती है और जल्दी से फोन काटकर ऊपर अपने रूम में चली जाती है। कुछ ही देर में उसके फोन उसी नंबर से कॉल आता है जिसका वो वेट कर रही थी। वो जल्दी से कॉल पिक करती है और दूसरी ओर का इंसान उससे जल्दी से नीचे आने को कहता है। सौम्या जल्दी से नीचे उतरती है और बाहर चली जाती है। सिंघनिया कॉर्पोरेशन, जहां पर एक लग्जरी कार आकर रुकती है और उसमें से दो खूबसूरत सी लड़कियां बाहर निकलती है। दोनों ने साड़ी पहन रखी थी जिसमें उनके फिगर कमाल के लग रहे थे। उन्होंने हाई हील्स पहन रखे थे जिसमें उनके पैर काफी अट्रैक्टिव दिख रहे थे। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि सौम्या और अदिति थे जो अपने पतियों के ऑफिस में उनकी जासूसी के लिए आए हुए थे। अदिति सौम्या से कहती है सौम्या मुझे डर लग रहा है, क्या हमें इस तरह से अंदर जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए। अदिति की बातें सुन सौम्या अदिति से कहती है भाभी आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, एक बार हम बस अंदर इंटर कर ले उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस बेफिक्र रहिए भाभी। सौम्या की बात सुन अदिति एक गहरी सांस लेती है और हमें अपना सर हिला देती है। अदिति और सौम्या दोनों अब ऑफिस के सामने खड़े थे जहां दोनों उन गार्ड्स का सामना करना था जो बिल्कुल भूतों की तरह वहां खड़े हुए थे। अदिति और सौम्या एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर तभी सौम्या अपने पास से एक कार्ड निकालती है और अदिति को दिखाती है। कार्ड को देख अदिति सौम्या से पूछती है ये क्या है? भाभी ये रोहन जी का कार्ड है जिसे मैंने कल उनके पास से चुपके से ले लिया था। जब आपने मुझे यहाँ आने के बारे में बताया था मैंने उसी वक्त रूम में चुपके से इसे ले लिया था। अदिति सौम्या की बात सुन खुश होते हुए कहती है ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, अब चलो। जैसे वे अंदर जाने को होते हैं गार्ड उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं। आप बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकती है। जिस पर अदिति उन गार्ड को घूरने लगती है। अदिति के यूं घूरने से ही वो गार्ड थोड़ा सा डर जाता है पर उसे अपनी नौकरी भी तो प्यारी थी इसलिए वो उन्हें अंदर जाने नहीं देता। सौम्या गार्ड से कहती है देखिए हमारे पास कार्ड है और रोहन जी ने ही हमें यहाँ आने को कहा था। ये कहकर सौम्या वो गार्ड को पकड़ा देती है जिसे देखकर गार्ड कुछ पल अदिति को देखता है तो कुछ पल कार्ड को देखता है। कार्ड को देखते ही गार्ड समझ गया था कि इन दोनों को बॉस ने हो बुलाया होगा, इसलिए गार्ड और कोई सवाल न करते हुए उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। सौम्या और अदिति ऑफिस के अंदर इंटर करते हैं। उनके अंदर इंटर करते को ऑफिस के सभी एम्प्लॉय उन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं। मेल स्टाफ तो उन्हें देख पागल ही हो चुके थे और वही फीमेल स्टाफ उन्हें देखकर जल भून रही थी। सौम्या और दोनों ही ऑफिस को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी सौम्या किसी से टकरा जाती है। जिससे वो टकराई थी उस एम्प्लॉय का सारा सामान नीचे गिर चुका था जिसे वो जल्दी से उठाने लगती है। सौम्या भी उसे सॉरी कहते हुए उसकी सामान उठाने में मदद करती है। वो लड़की जिसका सामान गिरा था वो अपना सर ऊपर कर जैसे ही सौम्या को देखती है उसको आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपने मन में कहती है सौम्या। अदिति जो उस लड़की की मन की बात सुन पा रही थी वो उस लड़की को देखने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए मैंने देखा नहीं। जिस पर वो एम्प्लॉय उससे कहती है कोई बात नहीं मैम, मेरा ध्यान नहीं था जिस वजह से ये मुझसे छूट गया, मुझे माफ कर दीजिए। ये और कोई नहीं बल्कि आइस थी जो सौम्या और अदिति से काफी रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी। सौम्या खुद को यूं मैम कहे जाने पर थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी, जिसे समझते हुए आइस उनसे कहती है आप किसे ढूंढ रही है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? जिस पर अदिति मुस्कुराते हुए उससे कहती है क्या आप हमें आपके बॉस के केबिन तक का रास्ता बता सकती है? जिस पर आइस कहती है ओके मैम आइए मैं आपको ले चलती हूँ। ऑफिस के सभी मेल एम्प्लॉय आइस को देख रहे थे। जो लड़की किसी से इतने प्यार से बात नहीं करती वो आज इनसे इतने अच्छे से बात कर रही है, ये बात उन्हें बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। रास्ते में सौम्या आइस से पूछती है क्या आप मुझे बता सकती है रोहन सर का केबिन किस ओर है? जिस पर आइस अपने मन में मुस्कुराते हुए कहती है आखिरकार आपने पूछ ही लिया मैम, उनका केबिन 2 एंड फ्लोर पर है और हमारे बॉस ऊपर के 3rd फ्लोर पर है। जिस पर सौम्या अपना सर हाँ में हिला देती है और वही अदिति आइस को देख रही थी और अपने मन में सोचती है इसे हमारे बारे में सब पता है, क्या ये उनके बहुत करीब है? ये सोचकर ही अदिति को हल्की जेलसी होने लगती है पर आइस का बर्ताव यूं काफी अच्छा लग रहा जिस वजह से अदिति ने उससे कुछ नहीं कहा। देखते ही देखते अब 2nd फ्लोर आ चुका था। आइस सौम्या को रोहन के केबिन की ओर ले जाने लगती है और अदिति खुद ही लिफ्ट से 3rd फ्लोर की ओर बढ़ जाती है। हालांकि उसे लिफ्ट में काफी डर लग रहा था पर वो खुद को हिम्मत देते हुए चली गई थी। 3rd फ्लोर का डोर ओपन होते ही उसे वहां एक केबिन दिखता है जहां पर कोई इंसान बैठा हुआ था और उसके पास शायद कोई लड़की थी। ये देखते ही अदिति की बाहें तन जाती है और वो अपने तेज कदमों से उस ओर बढ़ जाती है और एक धड़ाम के साथ दरवाजे को खोलती है। इतने जोर से दरवाजे के खुलने की आवाज सुन केबिन के अंदर के लोग अदिति को देखने लगते हैं। लक्ष्य जो अचानक किसी के आ जाने से अपनी लाल आंखों से दरवाजे की ओर देख रहा था अचानक अपने सामने अदिति को देख सोच था। केबिन के अंदर के सभी लोग डोर पर खड़ी अदिति को देख रहे थे जो उनके बॉस को ही घूर जा रही थी। लक्ष्य सभी को देखता है जो उसकी बीवी को घूर रहे थे। वो उनसे सख्त आवाज में कहता है आउट। इतना सुनना था कि सभी वहां से बिना कुछ बोले निकल जाते हैं। लक्ष्य अब अदिति को देखने लगता है जो बिल्कुल एंग्री कैट की तरह उसे देखे जा रही थी। लक्ष्य अपने किन साइड चेयर से उठता है और अदिति की ओर बढ़ जाता है। अदिति लक्ष्य अपने पास आते हुए बस देख रही थी। वो अपने मन में कहती है मैंने तो बाहर से देखा था कि कोई उनके पास खड़ी है, फिर अंदर ये क्या चल रहा था? यहाँ तो सिर्फ मेल एम्प्लॉय है। अदिति उससे आगे और कुछ सोच पाती कि तभी लक्ष्य उसे अपने बाहों में भरते हुए उसे अपने बिल्कुल करीब लाते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर अदिति अपने हाथों को लक्ष्य के सीने पर रखते हुए कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, दूर रहिए वरना कोई है। लक्ष्य अदिति की बातों को बीच में काटे हुए उसके नेक पर बाइट कर देता है। जितना पूछा है उतना बताओ और इतना कहकर उसके नेक पर किसी से देने लगता है जिससे अदिति की सांसें लेज होने लगती है। वो हकलाते हुए कहती है मुझे आपकी याद रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। लक्ष्य अदिति की बातें सुन उसे अपनी एविल स्माइल लिए देखते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है। जिस पर अदिति अपना सर हाँ में हिला देती है। लक्ष्य अदिति को अपनी बाहों में भरते हुए वही बने अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? जिस पर लक्ष्य उसे देखते हुए कहता है तुमने कहा ना तुम्हें मेरी याद आ रही थी तो मैं उसके लिए इनाम देना चाहता हूँ। रोहन अपने सामने खड़ी लड़की को घूरे जा रहा था। रोहन उससे कोल्ड वॉइस पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। सौम्या भी उसी टोन में कहती है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? देखो तुमसे जितना पूछा गया है तुम सिर्फ उतना बताओ। तो मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने कहा कि क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या?
रोहन को सौम्या की बातों से चिढ़ हो रही थी। वो अपने चेयर से उठता है और सौम्या की ओर बढ़ने लगता है। सौम्या जो खुद को शेरनी समझ रही थी वो अचानक रोहन के पास आने से भीगी बिल्लो बनने लगती है। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। रोहन सौम्या के करीब पहुंच उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लेता है। रोहन के अचानक ऐसा करने से सौम्या की हार्ट बीट तेज हो चुकी जिसकी आवाज रोहन को भी सुनाई दे रही थी, जिसे महसूस कर रोहन डेविल स्माइल करता है और सौम्या के सीने पर अपने कान रख सुनने लगता है। सौम्या तो रोहन के इस एक्शन की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी कि वो ऑफिस में ऐसा भी कर सकता है। अचानक से उसे ऐसा करता देख सौम्या उसे धक्का दे देती है, जिससे रोहन उससे थोड़ा दूर हो जाता है। उसके चेहरे पर एक चिढ़ने वाली मुस्कान थी, जिसे देख सौम्या को काफी चिढ़ हो रही थी। सौम्या अपना मुंह बनाते हुए रोहन से कहती है, क्या ऐसे मुस्कुरा रहे हैं आप? रोहन दोबारा से सौम्या को अपने करीब खींचकर बड़े सीडेक्टिव तरीके से उसके कान में कहता है, सिर्फ मेरे छूने भर से तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई, नॉट बैड। हाँ, और इतना कहकर उसके एयर बॉब को बाइट कर लेता है। रोहन के ऐसा करने से सौम्या का चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो इस बार भी रोहन को धक्का देना चाहती थी, पर वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। रोहन सौम्या के स्ट्रगल को देख उसके चीन को ऊपर कर उसके मुलायम होठों पर अपने होठ रख देता है। रोहन के होठों को अपने होठों पर महसूस कर सौम्या की आंखें बड़ी हो चुकी थी, पर रोहन की बंद पलकों को देख सौम्या बुद्ध बनी खड़ी रहती है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और न ही अपना मुंह खोल रही थी, जिसे महसूस कर रोहन सौम्या के होठ पर बाइट करता है, जिससे सौम्या की आंख निकल जाती है। मौका पाकर रोहन उसके टंग पर अपना कब्जा कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। सौम्या भी अब उसका साथ देने लगती है, जिसे महसूस कर रोहन काफी एग्रेसिव होकर उसे किस करने लगता है। जब सौम्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब जाकर रोहन उसे छोड़ता है। उसके छोड़ते ही सौम्या जोर जोर से सांस लेने लगती है और उसे घूरने लगती है, और वही रोहन तो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा उसे ही देख रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सौम्या रोहन को देख उसके सीने पर मारते हुए कहती है, आप जानवर है। खुद के लिए जानवर वर्ड सुन रोहन सौम्या का हाथ पकड़कर कहता है, तुम बिल्कुल सही हो, मैं जानवर हूं और तुम्हें तो पता है ना कि ये जानवर अपने शिकार का बहुत अच्छे से शिकार करता है। रोहन की बातें सुन सौम्या बुरी तरह शर्म और गुस्से से उसे देखने लगती है। रोहन को देख अट्रैक्ट हो रहा था। वो उसे दोबारा से किस करता उससे पहले ही कोई दरवाजे पर नोक करता है, जिससे दोनों अलग हो जाते हैं। सौम्या अपने कपड़े ठीक करने लगती है। रोहन अपने चेयर पर बैठ जाता है और कैमिन कहता है, ये एक मेल एम्प्लॉय था जो रोहन के पास फाइल देने आया था। वो जब अंदर आता है तो रोहन के कमरे उसी लड़की को देख हैरान हो जाता है, पर कहता कुछ नहीं। वो अपने मन में कहता है, कितनी सुंदर है ये, यहाँ क्या कर रही है? क्या ये रोहन सर को अपने जाल में फंसाने आई है? दिखने में तो सीधी सादी लग रही थी। रोहन जो कब से उस मेल एम्प्लॉय को घूर रहा था, उसकी आंखें अब लाल होने लगी थी, क्योंकि वो सौम्या को देख रहा था। रोहन का मन कर रहा था कि अभी उठे और उसकी जान ले ले। गेट आउट, आइंदा से तुम मुझे दोबारा मेरी केबिन में नहीं दिखने चाहिए। एम्प्लॉय तो रहने इस तरह बोलने से ही डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉस अचानक गुस्सा क्यों हो गए। वो डरते हुए कहता है, बॉस चुप, बिल्कुल अभी के अभी यहाँ से निकलो, वरना मैं तुम्हें इस कंपनी से ही बाहर निकाल दूंगा। बेचारा ये सुन मार तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाता है। उसे अपनी नौकरी बहुत प्यारी थी, कोई पागल ही होगा जो सिंघानिया कॉर्पोरेशन को छोड़कर जाएगा। उसके जाते ही रोहन सौम्या को घूरने लगता है और सौम्या न समझी में उसे देखने लगती है। वही थर्ड फ्लोर में लक्ष्य प्लेस। अब बस भी करिए, मैं थक चुकी हूं। पर लक्ष्य को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो अदिति को प्यार किए जा रहा था। कुछ समय बाद जब दोनों प्यार करते करते थक जाते हैं तो रुक जाते हैं। लक्ष्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी अदिति को देखकर। लक्ष्य बेड पर से उठता है और अपने कपड़े पहन अदिति को अपनी बाहों में उठा लेता। अदिति काफी ज्यादा थकी हुई थी, जिस वजह से वो कुछ नहीं कहती और लक्ष्य के गर्दन पर अपने हाथ रख लेती है। लक्ष्य अदिति को वॉशरूम में ले जाता है। कुछ समय बाद वॉशरूम का गेट खुलता है। लक्ष्य ने अभी भी अदिति को अपनी बाहों में ले रखा। वो उसे बेड पर बैठा देता है और किसी को कॉल करता है। कुछ समय बाद एक प्यून आकर लक्ष्य के ऑफिस के रैपर को रख बाहर चला जाता है। लक्ष्य सीक्रेट रूम से बाहर आकर रैपर ले लेता है और अदिति को देता है। लो जल्दी से चेंज कर लो। अदिति रैपर को लक्ष्य से लेकर जाने को होती है, तभी लक्ष्य उसे रोक लेता है। कहाँ जा रही हो? अदिति कहती है वो चेंज करने। लक्ष्य उसे अपने पास कर कहता है, तुम्हें वॉशरूम जाने की क्या जरूरत है? अदिति समझ गई थी कि लक्ष्य आगे क्या क्या कहेगा, इस वो लक्ष्य को धक्का देकर जल्दी से वॉशरूम को और भाग जाती है। कुछ समय बाद अदिति रेडी होकर बाहर आती है तो देखती है लक्ष्य वहां नहीं है। वो उस रूम से बाहर निकलती है जहां उसे चेयर पर लक्ष्य दिखाई देता है। अदिति लक्ष्य को देख कहती है, हाय ये कितने हैंडसम है। तभी उधर से एक आवाज आती है, मुझे पता है मैं हैंडसम हूं, अब चले। अदिति लक्ष्य को देख रही थी जो बिना उसके ओर देखे उसकी बातों को सुन लिया था। इनके कान बहुत बड़े हैं, उन्होंने मेरी धीमी आवाज सुन ली। लक्ष्य अदिति के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हो गया तुम्हारा, तो चले। अदिति कहती है ठीक है। दोनों पीछे के रास्ते से ऑफिस से निकल जाते हैं। रोहन ने लक्ष्य को भी मैसेज कर दिया था कि वो भी आ रहा है। अदिति और लक्ष्य साथ में एक गाड़ी में थे और सौम्या और रोहन अलग कार में थे। तभी लक्ष्य के पास किसी का कॉल आता है। कॉल रिसीव करते ही उधर की आवाज सुन लक्ष्य गुस्से से कहता है, व्हाट आखिर आदि। एक घना जंगल, नहा पर केवल सन्नाटा था। उसी जंगल के बीच के एक घर था कि काफी पुराना लग रहा था। उसी घर के बाहर एक कार आकर खड़ी होती है और उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है जो कि करीब 30 साल का लग रहा था दिखने में एवरेज, पर उसका ऑरा काफी डरावना लग रहा था। क्या वो अंदर है? तभी बॉडीगार्ड उससे डरते हुए कहता है, हाँ बॉस, जैसा कि आपने कहा था हम उसे ले आए हैं। वो आदमी मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। जब वो आदमी दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है वहां पर एक बच्चा है जो कि बेहोश पड़ा हुआ है। वो आदमी उस बच्चे के पास जाकर उसके मासूम से चेहरे को देखने लगता है। चू चू चू, बेचारा बच्चा बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। केवल मासूमियत ही है, पर तुम्हारी शकल बिल्कुल तुम्हारे डैड पे गई है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कहकर वो आदमी किसी को सोचकर अपनी मुट्ठी बंद कर गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। सिंघनिया मेंशन। अदिति का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। वही लक्ष्य उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। देखो अदिति, शांत हो जाओ, आदि मिल जाएगा। पर लक्ष्य जी, कब मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होगा। उसने तो कहा था कि वो जल्दी घर आके मेरे साथ घूमने जाएगा, पर वो अभी तक आया ही नहीं। लक्ष्य जी प्लीज मेरे बच्चे को मेरे पास ले आइए प्लीज। अदिति की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी हो। वही लक्ष्य अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। लक्ष्य अपनी पूरी कोशिश कर रहा था आदि को खोजने की। उसने आदि के किंडरगार्टन में सभी गार्ड को भेजकर पता करा लिया था, पर किसी ने आदि को नहीं देखा था। सीसीटीवी फुटेज से भी यही पता चल रहा था कि आदि एक्साइटेड था घर आने के लिए। वो ड्राइवर के साथ ही गाड़ी में बैठ चुका था, पर उसके बाद उसका कोई पता ही नहीं चल रहा था कि आदि गया कहाँ। सौम्या भी अदिति को शांत कराने में लगी हुई थी। लक्ष्य काफी गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसका कौन सा दुश्मन था जिसे उससे लक्ष्य सिंघानिया से डर नहीं लग रहा था। जी उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। रोहन लक्ष्य को देख कहता है, भाई क्या वही हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ? लक्ष्य रोहन की बातें सुन उसे गौर से देखता है और एक नजर अदिति को देखता है जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी।
मुझे भी ऐसा लग रहा है, लक्ष्य ने कोल्ड टोन में कहा। अगर ये वही हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर लक्ष्य ने अपनी हाथ की मुट्ठी कस ली और वो रूम के बाहर जाने लगा। रोहन, स्टडी रूम में आओ जल्दी, कहकर वो बाहर निकल गया। लक्ष्य के पीछे पीछे रोहन भी रूम से निकल गया। भाभी प्लीज आप शांत हो जाए। कैसे शांत रही मैं? सौम्या कैसे? मेरे बच्चे कोई खबर नहीं है, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा और कहाँ होगा। भाभी आप अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो आदि को बहुत बुरा लगेगा, आपको पता है ना कि वो आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। उसे आप खुश रहते हुए ही अच्छे लगते हो, अगर आप यूं ही रोते रहोगे तो आदि कैसे मिलेगा? इसलिए आप प्लीज शांत हो जाए। और रोहन जी, लक्ष्य जी आदि को खोज लाएंगे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आदि को ढूंढने की। अदिति सौम्या की बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसने अपनी आंखें पोंछी और सौम्या की ओर देखते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा सौम्या, मैं इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती, अभी तो मुझे अपने बच्चे को भी ढूंढना है। सौम्या अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी अदिति को शांत देखकर। वही अदिति मन ही मन कहती है, हे भगवान, आपने मुझे ये दूसरा जन्म दिया है जिसमें आपने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया जिसे मैं बचा कर रखूंगी, और अगर किसी ने इसे तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसका वो हाल करूंगी जिसे उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। प्लीज भगवान मेरे आदि को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। वो आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी उसे कुछ दिखने लगता है। एक घर, चारों तरफ जंगल, उस घर के अंदर एक बच्चा। अचानक से अदिति अपनी आंखें खोल देती है और चारों तरफ देखने लगती है, जहां पर उसे सौम्या के अलावा और कोई नहीं दिखता। अदिति इधर उधर देखने लगती है और पैनिक करने लगती है। तभी सौम्या अदिति की बिगड़ती हालत को देखकर भागकर स्टडी रूम में जाती है और बिना नोक किए अंदर जाकर जल्दी से लक्ष्य को अदिति की कंडीशन बता देती है। लक्ष्य, जो रोहन से बात कर रहा था जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो, वो अचानक से सौम्या के अंदर आने से उसे देखने लगता है और उसकी बातें सुन जल्दी से रूम की ओर भागता है। सौम्या भी उसके पीछे जाने लगती है तो रोहन उसे रोक लेता है। रोहन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। सौम्या ने ये बात बहुत ही गुस्से से कही थी। रोहन सौम्या के हाथ को और कस के पकड़कर कहता है, देखो अभी वहां मत जाओ भाई, भाभी को संभाल लेंगे, हमें अभी रुक जाना चाहिए। सौम्या रोहन की बात को सुन शांत हो जाती है और खुद को ढीला छोड़ देती, जिससे वो गिरने के कगार पर आ जाती है, पर रोहन उसे संभाल लेता है। सौम्या रोहन से गले लगकर रोते हुए कहती है, प्लीज रोहन जी, आदि को ढूंढ लाइए ना, मुझसे अब अदिति भाभी का दर्द नहीं देखा जा रहा। रोहन सौम्या के बालों में हाथ फेरकर उसे शांत कराते हुए कहता है, तुम शांत हो जाओ, आदि जल्द ही मिल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये कहकर रोहन सौम्या को बेडरूम की ओर ले जाता है। वही लक्ष्य अदिति को संभाल रहा था। अदिति लक्ष्य से लिपट कर कहती है, लक्ष्य जी, आदि मुसीबत में है, मेरा बच्चा मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाना है, प्लीज मुझे उसके पास ले चलिए ना। लक्ष्य अदिति को शांत कराते हुए कहता है, देखो तुम प्लीज रोना बंद करो, आदि मिल जाएगा जल्द ही। तभी अदिति कहती है, कब लक्ष्य जी, कब? अदिति की आवाज बिल्कुल महीन हो चुकी थी। लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया है, जिसे खोलकर देखने पर उसमें एक वीडियो था जिसमें आदि को कुर्सी पर बांधकर रखा हुआ था। अदिति लक्ष्य की ओर देखते हुए कहती है, लक्ष्य जी क्या हुआ? जिस पर वो कुछ नहीं कहता तो अदिति उससे फोन छीन लेती है और आदि की वीडियो देखकर चौंक जाती है। उसके आंखों से आंसू निकलकर स्क्रीन को गीला कर रहे थे। वो अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, मेरा बच्चा इस हाल में है। लक्ष्य जी चलिए जल्दी, मुझे आदि के पास जाना है। लक्ष्य अदिति को रोकते हुए कहता है, नहीं अदिति, वहां जाने में खतरा है और तुम वहां नहीं जा सकती। लक्ष्य की बात कर अदिति उसकर भड़कते हुए कहती है, देखिए मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदिति को यूं गुस्सा करता देख लक्ष्य कुछ नहीं कहता और उसे लेकर निकल जाता है। लक्ष्य ने रोहन को भी बता दिया था, जिससे वो भी उनके पीछे निकल जाता है। सौम्या को रोहन ने रूम में लॉक कर दिया था, जिससे कि वो उनके साथ ना सके। वही जंगल में बने उस घर में आदि सबको अपनी आंखों से घूर रहा था, जिससे वहां पर बैठे आदमी को काफी गुस्सा आ रहा था। तुम छोटे से बच्चे अपने बाप की तरह ही हो, तेरा बाप भी बिल्कुल तेरी ही तरह है, जिसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है, और तू मुझे ऐसे घूर रहा है। तेरी आंखों में तो मैं अपने लिए डर लाकर रहूंगा। इतना कहकर वो आदि की ओर बढ़ जाता है, जिसे देख आदि कहता है, मम्मा कहती कि एक बुरा इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर आप गलत नहीं हो तो उसका डटकर सामना करो, जिससे उसे खुद के किए पर शर्म आए। आदि के इतना कहते ही एक जोरदार थापड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। गाड़ी में बैठी अदिति का दिल जोर से दुखने लगा, जिससे वो घबराते हुए बोली, लक्ष्य जल्दी चलिए, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, प्लीज जल्दी चलिए। लक्ष्य अदिति को पकड़ते हुए कहता है, शांत रहो अदिति, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम बस खुद को संभालो, ठीक है। जिस पर अदिति कुछ नहीं कहती, पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। हे भगवान, मुझे कुछ गलत होने की आशंका हो रही है, कहीं कहीं मेरे बच्चे को नहीं अदिति, तू खुद को शांत रख, हिम्मत रख। दूसरी तरफ जंगल के बने घर में आदि का चेहरा एक ओर झुका पड़ा था। उस आदमी ने आदि को इतनी जोर से मारा था कि उसके उंगलियों के निशान आदि में फेस पर छप गया और लाल हो गया था, पर आदि रोया नहीं बल्कि वापस उसे देखने लगा। अगर आदि की जगह कोई और बच्चा होता तो शायद रो ही देता, पर आदि के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बल्कि उसे तो गुस्सा आ रहा था। जिस गाल को उसकी मम्मा इतना प्यार करती है, उसे किस करती है, उस गाल पर इस आदमी ने हाथ उठाया। वो आदमी आदि के मुंह को अपने हाथों से दबाते हुए गुस्से से कहता है, क्यों बेसाले, इतना छोटा सा है और आंख दिखा रहा है तेरी तो मैं। ये कहकर वो जैसे ही उस पर हाथ उठा, पता कोई जोर से दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है, जिससे वहां खड़े सभी का ध्यान उधर जाता है, जहां लक्ष्य खड़ा अपनी जलती आंखों से उन्हें घूर रहा था। लक्ष्य एक दानव लग रहा था, उससे भी हैरान वो आदमी लक्ष्य के पीछे खड़ी लड़की को देखकर हो रहा था, जो काफी अजीब लग रही थी, किसी साइको की तरह। उसकी आंखों में कुछ तो था जिससे वहां के लोग भी डर रहे थे। वही वो खड़ा आदमी उन सभी को कहता है, अबे सालो, देख क्या रहे हो, जाओ और मारो इन्हें, मुंह क्या देख रहे हो। उसके इतना कहते ही वो लक्ष्य रोहन और अदिति की ओर बढ़ने लगते हैं। वो उन्हें छू भी पाते कि तभी लक्ष्य अपनी फाइटिंग स्किल से एक मार में उन्हें धूल चटा देता है, जिसे देखकर बाकी के आदमी रुक जाते हैं और पीछे होने लगते हैं। तभी लक्ष्य के गार्ड ने सभी तरफ से उन्हें घेर लिया था। लक्ष्य गार्ड को देखता है और कहता है, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। गार्ड इशारा पाकर उन्हें पकड़ने आगे बढ़ते हैं। वही जो इंसान को कब से लक्ष्य को गुस्से से देख रहा था, जोर से कहता है, रुक जाओ वरना इस चूजे को कोई नहीं बचा सकता। सभी का ध्यान उस ओर जाता है जहां पर उस आदमी ने आदि के गले पर चाकू रखा था। अदिति जो कब से उन्हें घूर जा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके आंखों में कुछ अजीब था, उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो अदिति न होकर कोई और है। लेकिन जैसे ही वो उस इंसान को आदि के गले में चाकू रखा देखती है, गुस्से से कहती है, मेरे बच्चे से दूर रहो, अगर तुमने उसे कुछ किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि एक पल के लिए तो वो इंसान भी डर गया। वो अदिति को देख एविल स्माइल के साथ कहता है, ओह जानू, तुम इतने गुस्सा क्यों कर रही हो? बस इस चूजे के लिए अगर तुम और मैं चाहे तो ऐसे कई सारे कर सकते हैं, और तुम हो कि इसके लिए परेशान हो रही हो। चुप हो जाओ मिस्टर बारिया चतुर्वेदी, अपनी गंदी जबान तुम अपने पास रखो, लक्ष्य ने चीखते हुए कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
बार्या लक्ष्य को घूरते हुए कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पहुंच कैसे गए? मैंने तो सारे नेट ब्लॉक करा दिए थे, तो तुम ये पहुंचे कैसे? खैर कोई बात नहीं, अब ही गए हो तो अब तुम भी अपने बेटे के साथ मरोगे। मेरा तो यही प्लान था कि इस चूजे को मैं अकेले ही मारूं, पर तुमने तो मेरा प्लान बिगाड़ दिया। लक्ष्य गुस्से से कहता है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इसमें तुम मेरे बच्चे को बीच क्यों ला रहे हो? बार्या गुस्से से कहता है, तुम्हें वजह पता नहीं है क्या? इस बच्चे की वजह से ही तो मेरी अदिति मुझसे दूर हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपनी बकवास बंद करो, अदिति तुम्हें पसंद नहीं करती थी, कभी तुम बस गलतफहमी में जी रहे थे, समझे? बार्या और बिगड़ते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है तो मैं अब इसको मारूंगा पहले। इतना कहकर बार्या जैसे ही आदि के गले चाकू चलाने वाला होगा है, कोई उसके पीछे से उसके पर चाकू रखकर चला देता है, जिससे बार्या की पकड़ अपने चाकू पर से छूट जाता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भतीजे को हाथ लगाने की? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा जिससे तेरी रूह भी कांप जाएगी। ये रोहन था जिसने लक्ष्य के इशारे को समझ चुका था। उसे पता चल गया था कि लक्ष्य सिर्फ उसे अपनी बातों में फंसा रहा है और मौका देखकर रोहन उसके पीछे आ चुका था। अगर वो वक्त पर सारी चीजें नहीं करता तो मुश्किल हो सकती थी। एक पल के लिए तो लक्ष्य भी डर गया था। अदिति की सांसें ही मानो रुक सी गई थी। वो भागते हुए आदि के पास जाती है और उसके चेहरे पर किस करने लगती है और उसके हाथों को खोलती है जिसमें निशान बन गए थे। आदि की आंखों में अब आंसू आ गए थे। अपनी मम्मा को परेशान होता देखकर अदिति आदि को अच्छे से देखती है और जैसे ही अदिति की नजर आदि के गाल पर पड़ती है उसका दिल मानो धड़कना ही बंद हो चुका हो। अदिति अपनी आंखें में आंसू लिए आदि को देखती है और उसके गालों में धीरे धीरे किस करती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। आदि अब सिसक रहा था, उससे अब दर्द महसूस हो रहा था। शायद वो उस वक्त अपने दर्द को भूल चुका था जब तक उसने अपनी मम्मा को नहीं देखा था, पर अब उसे दर्द हो रहा था। लक्ष्य गुस्से से बार्या को बुरी तरह मार रहा था। भाई भाई रुक जाए, आप अपने हाथ को गंदा, इसे हम बाद में देख लेंगे, आप इसे छोड़ दीजिए। लक्ष्य गुस्से में उसे छोड़ देता है और आदि की ओर बात जाता है जो अदिति के गले से लिपटा हुआ था। लक्ष्य आदि की हालत देख नहीं पा रहा था, रह रहकर उसे बार्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लक्ष्य रोहन से कहता है, इसे विला ले आना। लक्ष्य की आवाज सुनकर सभी सहम से जाते हैं। रोहन हाँ कहता है और बॉडीगार्ड को इशारा करता है। सभी समझ जाते हैं और वहां जितने भी लोग थे उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। अब इस रूम में आदि, अदिति और लक्ष्य ही थे। लक्ष्य आदि को देखता जो कि रो रहा था। लक्ष्य आदि और अदिति दोनों को अपने बाहों उठा लेता है और कर की ओर जाता है और उन्हें कार में बैठा कर विला की ओर निकल जाता है। उस घर को आग लगवा देता है। वहां कोई और भी था जो ये सब देख रहा था। उसके चेहरे एक जहरीली मुस्कान थी। सिंघनिया मेंशन। अदिति आदि के साथ अंदर थी। डॉक्टर आदि का चेकअप कर रहे थे। आदि इस समय बेहोश था जिससे अदिति काफी परेशान थी। डॉक्टर अदिति को घबराया देखकर कहते हैं, मिसेज सिंघानिया आप फिक्र मत कीजिए, बस कुछ समय का रेस्ट भी, इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बातें सुन उसे थोड़ी राहत मुक्ति मिलती है और वो आदि को देखती है और उसके गालों को सहलाने लगती है जहां पर बार्या ने उसे मारा था। आदि बच्चा अब उठ जाओ ना, मम्मी को इतना क्यों सता रहे हो? मम्मा और डैड काफी उदास है आपके बिना। अदिति के इतना कहते ही उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। लक्ष्य जो अंदर जा रहा था अदिति को यूं रोता देख उसके पास आकर बैठ जाता है। उसे अपने गले लगा लिया है। वही ऊपर सौम्या अभी भी बंद थी। उसे अब रोहन पर गुस्सा आ रहा था। इस बार सोचती है कि दरवाजा तोड़ देगी और वो जैसे ही आगे बढ़ती दरवाजा तोड़ने के लिए बाहर से दरवाजा खुल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। वो जमीन पर नहीं किसी के सख्त पर गिरी थी। हेलो गाइस, मुझे पता है आप सभी नाराज होंगे पर मैं क्या कर सकता था, मेरा फोन मेरे काबू में कहाँ है, ये टूट गया था, मुझे माफ कर दीजिएगा। अब मैं इसलिए से शुरू कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी मुझे माफ करेंगे। अदिति कब से परेशान हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लक्ष्य उसे यूं उदास देख उसे गले लगा लेता है और कहता है, अदिति प्लीज शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा सब ठीक। पर लक्ष्य देखो ना, मेरा बच्चा अभी भी अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, बताओ मैं क्या करूँ? उसे इस हालत में देख मेरी सांसें रुक नहीं है। कुछ नहीं होगा उसे, तुम फिक्र मत करो। लक्ष्य अदिति को संभालने की कोशिश कर रहा था। वही ऊपर सौम्या किसी के ऊपर गिरी थी, ये और कोई नहीं रोहन था। सौम्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। रोहन सौम्या को अपने ऊपर देख कहता है, ओए झांसी की रानी, किसी को मारने के दौड़ी जा रही हो क्या? तू यूं मेरे ऊपर आकर गिर रही हो। जैसे ही सौम्या ने रोहन की आवाज सुनी अपनी आंखें खोल गुस्से से उसे घूरने लगी। तुम पागल आदमी, तुमने मुझे बंद करके क्यों रखा था? हाँ तुम्हारी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे पागल आदमी। सौम्या को गुस्सा होते देख रोहन उस पर हंसने लगता है क्योंकि सौम्या काफी क्यूट लग रही थी। रोहन को हंसते देख सौम्या कहती है, वीर बहादुर अब तो तुम गए। इतना कहकर सौम्या रोहन के गले पर जोर से काटने लगती है जिससे रोहन सुध हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सौम्या करेगी। वही रोहन को कुछ रिएक्ट न करता सौम्या उसे देखती है और झट से उसके ऊपर से उठ कर अदिति के पास चली जाती है। उसे पता था अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो रोहन उसे जाने नहीं देगा। वही रोहन जमीन पर पड़ा हुआ था, उसे तो खुद के शरीर में गुदगुदी सी हो रही थी। तभी कोई उसे आवाज देता है, साहब ही का हुआ आपको, आप ठीक हो? रोहन जैसे ही देखता है वहां एक बिरजू था जो उसे गिरा देख पूछ रहा था। रोहन हड़बड़ा के उठ जाता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वो गलती से मेरा यहाँ फिसल गया था, तुम ध्यान नहीं रखते क्या? देखो यहाँ गंदगी पड़ी है, जाओ यहाँ से किसी को भेजो यहाँ। इतना कहकर रोहन अंदर चला जाता है और वही बिरजू रोहन के अंदर जाने के बाद गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पहले आदित्य को इस दुनिया से भेजना है, फिर अदिति को अपना बनाना है। अब लग रहा है इस रोहन को भी भेजना पड़ेगा उनके साथ। इतना कहकर बिरजू वहां से चला जाता है। आदित्य के रूम में सौम्या, अदिति और लक्ष्य थे। अदिति को वहां से उठने का नाम भी नहीं ले रही थी, काफी लेट हो चुका था। आदित्य को अभी तक होश नहीं आया था। भाभी प्लीज अब शांत हो जाओ, आदित्य ठीक हो जाएगा, होश आ जाएगा उसे। अगर आपने अपनी हालत ऐसी कर ली तो आदित्य आपसे बात नहीं करेगा और वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। आप कुछ खा लो, अदिति रुंधी आवाज में कहती है, जब तक मेरा बच्चा उठ नहीं जाता मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लेकिन सौम्या कुछ कहती उससे पहले ही लक्ष्य सौम्या को कहता है, सौम्या तुम जाओ और किचन से कुछ लेकर आओ। लक्ष्य की बात सुन सौम्या किचन में चली जाती है। वही सौम्या के जाने के बाद अदिति जो आदित्य का हाथ पकड़े हुए थी उसे उसके हाथ में कुछ हलचल महसूस होती है, जिसे महसूस कर अदिति जब आदित्य को देखती है जिसकी पलकें हिल रही थी, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने उसकी मम्मा दिखती है। आदित्य धीमे से कहता है, मम्मा। अदिति आदित्य को होश में आता देख काफी खुश थी, वो उसे अब जाके थोड़ा चैन मिला था। है मेरा बच्चा, बोलो क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? आदित्य धीरे से कहता है, मम्मा मुझे टेस्टी पेस्ट्री खानी है। आदित्य की बात सुन अदिति रोते हुए उसके गालों पर, उसके चब्बी चेहरे पर, उसके होठों पर, उसके पूरे चेहरे पर ढेर सारा किस करती है और कहती, बिल्कुल आपको जो खाना है मैं आपके लिए बना दूंगी, आप फिक्र मत करो, ओके। वही लक्ष्य आदित्य को देख खुश होता हुआ उसके पास जाता है और उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, कैसा है मेरा बेबी, आप ठीक हो ना? देखो आपको वजह से मम्मा कितना डर गई थी, आपको उन्हें इतना नहीं डराना चाहिए था। आदित्य अदिति की ओर देख कहता है,
सॉरी मम्मा। बेटा आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, इसमें आपकी गलती नहीं है। और आप ये क्या कह रहे हो मेरे बेटे से? हाँ क्या मैंने क्या किया? आप न ज्यादा बनिए मत। अच्छा लक्ष्य उसे घूरता हुआ कहता है, जो चुपचाप रहती थी आज उससे ऐसे बात कर रही थी। बेटा आप मेरे पास आओ। नहीं वो तुम्हारे पास नहीं जाएगा। तभी लक्ष्य देखता है कि आदित्य पहले से ही उससे छुटने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर लक्ष्य उसे छोड़ता नहीं। आदित्य लक्ष्य को घूरता हुआ कहता है, डैड छोड़ो मुझे, मैं मम्मा के पास जाना चाहता हूँ। देखा आपने, आदित्य मेरे पास आना चाहता है, अब छोड़िए उसे। बस बस क्या आप दोनों बच्चों को तरह लड़ रहे हो? उस इंसान को आवाज सुनकर सभी उस ओर देखते हैं जहां पर रोहन खड़ा उन्हें लड़ते देख रहा था। लक्ष्य उसे कोल्ड लुक देता है जिससे रोहन थोड़ा झेप जाता है। वो मैं कह रहा था को आप दोनों काफी थक गए होंगे, आप दोनों आराम कर लो और आदित्य को रेस्ट करने देना चाहिए। अदिति को उसकी बात सही लगी और वो लक्ष्य को देख कहती है, रोहन जी सही कह रहे हैं। अब आप आराम कर लो, मैं आप सबके लिए खाना बना के लाती हूँ। वही अदिति के जाने के बाद रोहन आदित्य के पास आता है और कहता है, हे चैंप आखिर तुम उठ गए? हाँ चाचू मुझे ना आपको खुशी नहीं देखी जा रही थी, आपको परेशान जो करना था। आदित्य की बातें सुनकर रोहन उसे घूरता है और मुस्कुराता हुआ उसके माथे पर किस करके चला जाता है। वही लक्ष्य उसे लेता देता है और कहता है, आर यू फीलिंग बेटर? हाँ डैड अब मैं ठीक हूँ। लक्ष्य आदित्य के माथे पर किस करता है, उसके बगल में लेट जाता है। आदित्य अब तक सो चुका था। रोहन और सौम्या अपने कमरे में जा चुके थे। पूरा घर अब बिल्कुल शांत था। जहां कुछ देर पहले सबकी हालत खराब थी अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। डाइनिंग हॉल सिर्फ 2 लोग बैठे थे। अदिति चलो सो जाओ, कब तक यूं जगोगी? हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है, आप जाकर सो जाइए। लक्ष्य अदिति के बगल में बैठकर उसे समझा रहा था। वो इंसान जो किसी के आगे झुकता नहीं है, आज अपनी बीवी की आंखों में दुख देखकर उसे दर्द हो रहा था। लक्ष्य चेयर से उठ जाता है और अदिति को अपनी बाहों में उठा लेता है। ये क्या कर रहे हो आप? तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानने वाली, इसलिए मैं तुम्हें अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। छोड़िए कोई देख लेगा। लक्ष्य उसे घूरता हुआ कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा था? ये हमारा घर है, मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, मेरा जो मन आए मैं वो कर सकता हूँ और अभी यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। अदिति लक्ष्य की बात सुन तो रही थी पर कुछ कहती नहीं। लक्ष्य अदिति को रूम में लेके जाता है और रूम में एंटर कर रूम अंदर से लॉक कर लेता है। लक्ष्य अदिति को बेड पर बैठाकर उसके बगल में बैठ जाता है। देखो अदिति आई नो कि तुम बहुत परेशान हो कि आदित्य को लेके, पर फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अदिति जो कब से अपनी आंखें में आंसू को रोक के बैठी थी, लक्ष्य के कंफर्ट से उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो लक्ष्य के गले लगते हुए कहती है, आप कहते हो कि ये आपका घर है, यहाँ सब आपकी मर्जी से होता है, पर आदित्य कैसे गिरा? उसे चोट क्यों आई कि इस घर में मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है? बोलिए अगर ऐसा है तो हम कहीं और चले जाते हैं जहाँ हमारे अलावा कोई ना हो। देखो अदिति मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो और जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम फिक्र मत करो। अब रोना बंद करो वरना मैं तुम्हें अपने तरीके से चुप कराऊंगा। अदिति लक्ष्य को देख कहती है, अपने तरीके से? और वो कैसे? क्या आप मेरी आंखें निकाल लेंगे? लक्ष्य अदिति को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। रुको अभी बताता हूँ। ये कहकर लक्ष्य पहले अदिति के होठों पर किस करता है, फिर उसके माथे पर, फिर गालों पर और फिर उसके होठों के पास जाकर अपने होठों को उसके होठों से मिला देता है। अदिति लक्ष्य को घूर रही थी। लक्ष्य अदिति को काफी पैशनेट होकर किस कर रहा था जिससे अदिति की सांसें मानो उखड़ रही थी। जब लक्ष्य को ये ऐसा होता है कि अदिति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तब जाके वो उसे छोड़ता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। अदिति की सांस भरी हो चली थी, वो लक्ष्य को रोकना चाहती थी लेकिन रोक नहीं पा रही थी। लक्ष्य के किस से अदिति काफी बहक चुकी थी जिस कारण वो खुद को लक्ष्य कर हाथों सौंप देती है और जो कर रहा है वो करने देती है। इसी तरह दोनों पूरी रात दुनिया को भूल कर एक दूसरे में खो जाते हैं। वही कोई और थी जिसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। बिरजू अपने बैग में लेता सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्या उसे अभी कुछ करना चाहिए या रुक जाना चाहिए। नहीं नहीं मुझे कुछ तो करना होगा वरना मैडम तो मुझे मार डालेगी, अब अगले हमले के लिए इंतजार करो तुम सब। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। अगली सुबह अदिति जल्दी उठ चुकी, उसको बॉडी काफी पेन कर रही थी जो कि रात के कामों का ही नतीजा था, लेकिन फिर भी वो किचन में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही। उसे आदित्य के हेल्थ के अच्छी रेसिपी बनानी थी जिससे आदित्य जल्दी ठीक हो जाए। ओहो ये क्या है, कोई नहीं हो जाएगा। अदिति खुद में बड़बड़ा रही थी और अपने सूप के पास जाकर उसे सूंघ कर देखती है। चलो ठीक है अब तैयार हो चुका है। वो थोड़ा सा अपने लिए निकाल लेती है और उसे पीने लगती है जिसे पीकर उसे काफी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल तरोताजा फील कर रही थी वो। चलो अब सब तैयार हो चुका है, अब मुझे आदित्य के पास जाना चाहिए, पता नहीं मेरा बच्चा उठा होगा या नहीं। ये कहकर वो आदित्य के पास चली जाती है लेकिन रास्ते में उसके कदम रुक से जाते हैं क्योंकि उसे सामने अदिति दिख रही थी। आप यहाँ क्या कर रही है? माही जो अदिति के बॉडी में थी उससे पूछती है। अदिति जवाब देती है, तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, तुम हिम्मत रखना और मजबूत बने रहना, तुम्हें पता चल गया होगा कि इसके पीछे कौन है। हाँ मैं जान गई हूँ, आप तो चली गई थी ना, फिर वापस आने का कारण? अदिति माही को देख मुकुरा कर कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई थी, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तब यहाँ आ जाया करूंगी, बस मुझे याद कर करना। अभी आने की वजह है कि मेरी माँ आज यहाँ आएगी जब तुम यहाँ अकेली रहोगी और वो तुम्हें लक्ष्य के खिलाफ भड़काएगी, लेकिन तुम्हें उसकी बातों पर भरोसा नहीं करना है, ठीक है? मैं समझ गई। अदिति माही के पास जाकर उसके माथे पर हल्का किस करती है और वहां से चली जाती है। माही को अदिति का किस काफी अच्छा लगा था, उसे ऐसा लगा जैसे उसे उसकी माँ ने चूमा हो। अदिति हल्का सा मुस्कुरा देती है, हमें जाना चाहिए। अदिति आदित्य के रूम में जाती है तो पाती है वो सो रहा है। अब तक सुबह के 6:30 हो गए थे। वो उसके पास जाकर कहती है, आदि बच्चा उठो, सुबह हो गई है। असिति की आवाज सुनकर आदि आंखें मसलते हुए उठता है। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बच्चा। अदिति प्यार से आदि के माथे पर किस कर देती है और उसे जल्दी से तैयार करने लगती है। बाकी सब भी नीचे आ चुके थे फ्रेश होकर और सब डाइनिंग हॉल में थे। सौम्या तो हैरान थी कि अदिति ने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया है। रोहन के मुंह में तो पहले ही पानी आ चुका था, वो जैसे ही खाता उससे पहले सौम्या उसे धक्का देती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो, इतने भूख लगी है जो गिर रहे हो? हाँ। तभी आदि रोहन को देखकर कहता है, क्या चाचू आप में तो हिम्मत ही नहीं है, इतने भूखे हो आप? सौम्या और आदि रोहन का मजाक उड़ा रहे थे। वही लक्ष्य उनके बीच आकर कहता है, चुप करो सब, नाश्ता करो अपना और रोहन उठो जल्दी से, हमें मीटिंग के लिए निकलना है। रोहन दोनों को घूर रहा था, वो कुछ कहता उससे लक्ष्य ने उसे आवाज लगाई, सुना नहीं तुमने? हाँ हाँ भाई सुन लिया। सभी अपना नाश्ता कर लेते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आदि को लक्ष्य अपने साथ ले जाता है और सौम्या किसी काम से बाहर चली जाती। अब सिर्फ अदिति रह गई थी, अब उसे उस इंसान का इंतजार था जो आने वाला है। डिंग डॉग। तभी बेल की आवाज आती है, अदिति मुस्कुरा देती है।
अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए।